पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे लंबी कूटनीतिक शांति वार्ता पूरी तरीके से फेल साबित हुई। इस बैठक को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक अहम प्रयास बताया जा रहा था, लेकिन नतीजा वही रहा, खाली हाथ और बढ़ता हुआ तनाव। वार्ता के दौरान ये साफ दिखाई दिया कि ईरान अपने अड़ियल रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी खासकर इजराइल क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए ठोस और सख्त शर्तों पर कायम है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगानी होगी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा। वहीं इजराइल लंबे समय से ये चेतावनी देता आ रहा है कि ईरान का परमाणु विस्तार पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कहा कि बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम निकला ही नहीं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ईरान ने अमेरिका की मूलभूत शर्तों को स्वीकार करने से इनकार किया, जिससे स्पष्ट हो गया है कि जिम्मेदारी अब तेहरान पर आ जाती है। दूसरी ओर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की जिद पर अड़कर पूरी प्रक्रिया को बाधित कर दिया। अमेरिका और इजराइल दोनों का मानना है कि ये रवैया न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति को भी अस्थिर कर सकता है। इस पूरे कूटनीतिक प्रयास में पाकिस्तान की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। मध्यस्थता के नाम पर इस्लामाबाद ने खुद को एक बड़े मंच के तौर पर दिखाया, स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम जीरो। वार्ता विफल होने के बाद स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगली वार्ता की कोई तत्काल योजना नहीं है, जबकि अमेरिका और इजराइल क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। ये जो वार्ता विफल हुई है उसमें पाकिस्तान के कौन कौन से नेता, कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हालांकि ये सारी माहौलबाजी बेकार साबित हुई। ये जो वार्ता हुई वो विफल हो गई। अब इसमें उनके प्रधानमंत्री से लेकर उनके सेना प्रमुख, उनके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तमाम शामिल हुए। यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन गया था वो जेडी वेंस की अगुवाई में गया था। उसके साथ साथ में स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। जेरेड कुशनर जो हैं वो गए थे यहाँ पर एक एडवाइज़र के तौर पर, वरिष्ठ एडवाइज़र के तौर पर। ब्रैड कूपर थे सैन्य अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद थे इस पूरे डेलीगेशन के साथ जब बातचीत हो रही थी। ईरान की तरफ से देखिए मोहम्मद बागेर गालिबाफ जो उनके संसद के प्रमुख हैं, संसद अध्यक्ष वो थे। जो उनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो इस बातचीत के दौरान ईरान से वहाँ पर पहुँचे थे फ्लाइट 168 से। मजीद तख्त रवांची ये उप विदेश मंत्री हैं, ये वहाँ पर मौजूद थे। और किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी वो भी देख लीजिए। परमाणु कार्यक्रम और पूरा विवाद की जड़ यही है। ईरान ने कहा कि नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम हम करेंगे। अमेरिका ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन स्वीकार हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आप परमाणु हथियार बना सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो विषय था उसको लेकर भी ईरान ने तमाम चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी और इस पर बात नहीं बनी। ईरान ने कहा भाई पूरा नियंत्रण हमारा ही रहेगा, गलतफहमी दूर कर लीजिए। अमेरिका ने कहा कि बिना बाधा, बिना टैक्स के सप्लाई होगी। ये तमाम चीज़ें नहीं, कई मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी। अविश्वास भरे माहौल में ये बातचीत हुई। जिस प्रकार का माहौल पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया था वो तमाम चीज़ धरातल पर लागू नहीं हुई। दो मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। ये जो मुद्दे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इसी के ही वजह से पूरे युद्ध हुआ है। आप समझ लीजिए, परमाणु डील और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक सत्र में किसी समझौते की उम्मीद नहीं रही। ईरान के लिए बहुत बुरा हुआ। ये बात भी जाते जाते जेडी वेंस कह के ही चले गए हैं। 12 दिनों की सीज़फायर के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और मतभेद जो बने हुए हैं 2-3 मुद्दों पर, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक बैठक में समझौता संभव नहीं है, ये बात ईरान की तरफ से कही है। पोस्ट के जरिए ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दी है। इसके बाद ये भी आपको बता ये भी दें कि जब बातचीत चल रही थी तो बार बार हॉटलाइन पर ट्रंप को भी लाइन पर जेडी वेंस ले रहे थे और उनको भी यहाँ की पूरी बातचीत वो सुना रहे थे और बता रहे थे। रूस ईरान की घेराबंदी की खबरें भी आ रही हैं। कई मुद्दों पर बातचीत भी आगे बढ़ी है। बढ़ेंगे आगे। हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत असफल हो गई और इसका असर समुद्री रास्तों पर साफ देखा जा रहा है। 14 दिनों के सीज़फायर पर सहमति के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन जब यह बातचीत फेल हो गई तो इसका नतीजा समंदर में दिखने लगा। रविवार की अगर हम बात करें आज की ही, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 बड़े सुपर टैंकर ओमान की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे थे।
इन जहाज़ों को ईरान द्वारा पर्शियन गल्फ में प्रवेश की अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही ये जहाज़ ईरान के लारक द्वीप के पास पहुंचे, अचानक हालात बदल गए। इनमें से 2 जहाज़, जिसका एक नाम एग्योस फानुरियोस 1 है और पाकिस्तान का शालीमार, आखिरी वक्त पर अपना रास्ता बदलते हुए यू टर्न लेकर वापस लौट गए। इन दोनों जहाज़ों ने एक चौंका देने वाला कदम उठाया, जिससे समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एग्योस फानुरियोस इराक की ओर बढ़ा और पाकिस्तानी झंडे वाला शालीमार संयुक्त अरब अमीरात की ओर मुड़ गया। हालांकि तीसरा टैंकर, जिसका नाम मोबासा बी है, बिना किसी रुकावट के पर्शियन गल्फ में प्रवेश करता है। ईरान द्वारा स्वीकृत मार्ग से वो आगे बढ़ता है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन 2 जहाज़ों ने यू टर्न क्यों लिया, असल कारण क्या था, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही कि बातचीत के फेल होने के बाद समुद्री व्यापार पर सुरक्षा के खतरे बढ़ गए हैं। कंपनियां अब अपने फैसले बदलने को मजबूर हो रही हैं और आखिरी समय में भी मार्ग परिवर्तन कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी संभावना जताई जा रही कि ईरान ने इन जहाज़ों को वापस लौटा दिया है और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान ने शनिवार को सऊदी अरब के समर्थन में फाइटर जेट भी भेजे थे। तो एक ये भी पहलू है। अमेरिका ईरान के बीच में जो वार्ता असफल हुई, उसके बाद में उसके क्या दुष्परिणाम है समंदर में, वो दिखाई दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। मुझसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, वार्ता के बेनतीजा खत्म होने के तुरंत बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर से सैन्य हमला तेज कर दिया। साउथ बेरूत में हुए ताज़ा हवाई हमलों के बाद में आसमान में धुएं का गुबार दिखा, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, खासकर तब जब हिजबुल्लाह लगातार उकसावे वाली गतिविधियों में शामिल रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि उनका देश लेबनान के साथ स्थायी शांति समझौता चाहता है, लेकिन इसके लिए 2 बुनियादी शर्तें जरूरी हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों का पूरी तरीके से खत्म होना और एक दीर्घकालिक स्थिर शांति ढांचा तैयार होना। इजराइल का रुख इस बात को दर्शाता है कि वो क्षेत्र में किसी भी तरह के आतंकी ढांचे को स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच लेबनान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली कार्रवाई में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। पिछले 24 घंटों में ही बड़ी संख्या में हताहतों की पुष्टि हुई है। मानवीय संकट गहराया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने मौजूदा हालात को देखते हुए अपने संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा स्थगित कर दिया गया और राजधानी बेरूत में ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा, एकता और नागरिकों की रक्षा है। उधर ईरान ने दावा किया है कि वो लेबनान के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की गतिविधियां ही इस पूरे संकट की बहुत बड़ी वजह है और ये भड़क रही हैं उन्हीं की वजह से। इजराइल का स्पष्ट मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता तभी संभव है जब आतंकवादी ढांचे पर सख्त कार्रवाई की जाए और ईरान समर्थित गुटों पर नियंत्रण लगाया जाए। फिलहाल पश्चिम एशिया एक बहुत बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है, कहना गलत नहीं होगा। चीजें अभी टली नहीं है। शांति प्रयासों के बावजूद जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा है। 2000 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। लेबनान में भारी तबाही है। शांति प्रयास जो है पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अपने तीखे बयानों से वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा की। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव कम करने की कोशिश चल रही है, उस दौरान ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई बहस का कारण बन गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और चीन, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और कई अन्य देशों पर सीधा निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के कई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की जिम्मेदारी अमेरिका पर छोड़ देते हैं, जबकि वे खुद किसी प्रकार से ठोस भूमिका निभाने से बचते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विशेष रूप से उल्लेख किया। कहा कि अमेरिका वैश्विक तेल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए लगातार जिम्मेदारियां निभा रहा है, जबकि कई बड़े देश केवल लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा में योगदान नहीं देते हो। उनके अनुसार ये वैश्विक ऊर्जा संतुलन में अमेरिका की बढ़ती भूमिका को दर्शा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई देशों के तेल टैंकर अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक ऊर्जा ढांचा अब अमेरिका केंद्रित हो रहा है। ट्रंप के इस बयान ने न केवल चीन और यूरोपीय देशों को असहज किया, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी नई बहस छेड़ दी।
चीन और अन्य देशों पर लगाए गए आरोपों ने ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ट्रंप के बयान से वैश्विक राजनीति में जो बड़ी हलचल हुई है, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण खबर थी। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की होगी बात। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव की बात हो रही है। हालात एक बार फिर से खतरनाक मोड़ लेते दिख रहे हैं। युद्ध की आहट के बीच में बयानबाजियां भी जोर शोर से जारी हैं और अधिक आक्रामक होती जा रही है बयानबाजियां। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक फिर से एक वीडियो संदेश जारी किया है और साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान समाप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये संघर्ष अभी जारी रहेगा और इजरायल को अभी और काम करना बाकी है। वास्तव में नेतन्याहू ने अपने बयान में दावा किया है कि इजरायल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नाकाम कर दिया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। हालांकि उसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अभियान पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और आगे की कार्रवाई जरूरी है। बात करें आगे, नेतन्याहू ने इस अभियान के पीछे की वजह भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। साथ ही ईरान के पास प्रतिदिन सैकड़ों मिसाइल बनाने की क्षमता थी। यानी दो बड़े खतरे, एक परमाणु हथियार और दूसरा तेजी से बढ़ता मिसाइल उत्पादन इजरायल के सामने मौजूद थे, जिन्हें हटाना इजरायल के लिए जरूरी बताया गया। दरअसल नेतन्याहू ने खामेनेई पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खामेनेई परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल उत्पादन को जमीन के बेहद अंदर छिपाने की कोशिश कर रहा था, ताकि अत्याधुनिक B-2 जो बॉम्बर है वो वहां तक ना पहुंच पाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी स्थिति में इजरायल चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता है और इसी कारण ये अभियान शुरू किया गया था। वास्तव में इस पूरे बयान का सबसे अहम और सबसे चिंताजनक हिस्सा वो था जिसमें नेतन्याहू ने ईरान के पास में मौजूद यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास अब भी 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम है और इसे किसी भी स्थिति में खत्म किया जाएगा। उन्होंने दो विकल्प स्पष्ट किए कि पहला कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से और दूसरा बल प्रयोग के माध्यम से। यानी साफ संकेत है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो सैन्य विकल्पों की तरफ फिर से सोचा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान आने वाले समय में किसी बड़े टकराव का संकेत है? क्या कूटनीति के रास्ते बंद हो रहे हैं या फिर ये दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में हालात सामान्य नहीं है और नेतन्याहू का ये बयान इस तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इजरायल और ईरान के बीच में टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके पीछे सैन्य और रणनीतिक संकेत भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ईरान को नेतन्याहू की जो नई धमकी है उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये जो 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास है, ये एक बार फिर से युद्ध की बहुत बड़ी वजह के तौर पर दिखाई देगा। अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता हुई पाकिस्तान में, वो बेनतीजा साबित हुई, आप सब जान गए होंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की कूटनीतिक बड़ी भूमिका का जो दावा था वो भी सवालों के घेरे में आ गया। जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले ही खुद को अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पीठ खुद थपथपा रहा था, वो अब हालात बदलते ही असहज स्थिति में आ गया। वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान के सुर अचानक नरम और असमंजस भरे हो गए। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अब बयान बदला और कहा कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका जारी रखेगा और युद्ध विराम को बनाए रखने की अपील करता है। ये वही पाकिस्तान है जो पहले इस प्रक्रिया को अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद उनकी स्थिति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इशाक डार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 24 घंटों में कई दौर की गंभीर और रचनात्मक चर्चाएं हुई। पाकिस्तान ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मौजूदगी भी चर्चा में रही, जिससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि से जोड़कर दिखा रहा था। लेकिन असली पेच वही फंसा जहां अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जैसी कठोर शर्तें रखीं। ईरान ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। साफ कहा कि जिन लक्ष्यों को अमेरिका संघर्ष से हासिल नहीं कर सका, उन्हें अब बातचीत के जरिए दबाव बनाकर पाने की कोशिश कर रहा है। इस टकराव ने न सिर्फ वार्ता को विफल किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य पर अनिश्चितता और बढ़ गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका एक बार फिर से सवालों के घेरे में है।
जहां वो खुद को एक बड़े मध्यस्थ के रूप में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजे अक्सर उसके दावों को कमजोर करते हैं। क्षेत्रीय कूटनीति में प्रभाव दिखाने की उसकी कोशिशें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पाक की कूटनीतिक नाकामी फिर से दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। पाकिस्तान की दोहरी नीति से संबंधित ये कुछ ग्राफिक्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और हाईटेक सैन्य अभियान शुरू कर दिया। जी हां, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक शामिल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संभावित बारूदी सुरंगों और खतरों को हटाने के लिए अमेरिकी सेना ने उन्नत युद्धपोत, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत 2 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य समंदर में छिपे खतरनाक विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों का पता लगाना है, उन्हें निष्क्रिय करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो। अमेरिकी सेना का ये कदम समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने की दिशा में निर्णायक है। इस अभियान में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। पानी के अंदर काम करने वाले अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी UUVs यानी रोबोटिक ड्रोन समंदर की गहराइयों में जाकर सोनार तकनीक के जरिए इलाके की मैपिंग कर रहे हैं। ये ड्रोन किसी भी छिपी हुई बारूदी सुरंग का सटीक पता लगाने में सक्षम है, जिसमें मानव जीवन का जोखिम डाले बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा MH-60 जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर भी इस मिशन का हिस्सा हैं, जो लेज़र आधारित ALMDS सिस्टम की मदद से समंदर की सतह और उसके नीचे मौजूद खतरों की पहचान कर रहे हैं। जैसे ही किसी सुरंग का पता चलता है, उसे निष्क्रिय करने के लिए रिमोट नियंत्रित AMNS सिस्टम भेजा जाता है, जो सुरक्षित दूरी से विस्फोट कर उसे नष्ट कर देता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत न सिर्फ खोज और नष्ट करने की भूमिका निभा रहा है, बल्कि आधुनिक एजिस कॉम्बैट सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए सुरक्षा कवच भी प्रदान कर रहा है। किसी भी हवाई या समुद्री खतरे से निपटने के लिए ये पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस मिशन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जिससे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला जाएगा ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फिर से सामान्य हो सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई यहीं से गुजरती है। मौजूदा तनाव के चलते सैकड़ों जहाज जहां फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ गया है। ईरान पर सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने के आरोपों के बीच में अमेरिका का ये हाईटेक ऑपरेशन वैश्विक व्यापार और ऊर्जा को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में फिलहाल के लिए बस इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।